नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और मेरे साथ हैं सुमित जैन जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार और आप सबको भी नमस्कार जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नमस्कार। नमस्कार और आपका भी बहुत धन्यवाद। आप चाइना से जुड़े हैं हमारे साथ और मुद्दा भी कुछ चाइना से जुड़ा ही है। मुद्दा ये है कि भारत ने बहुत ही सफलतापूर्वक G20 जो समिट हुआ उसको पूरा किया। इनफैक्ट अब तो जो G21 हो गया अफ्रीकन यूनियन के उसमें सदस्यता के बाद, अब चाइना ने भारत ने जो G20 का घोषणा पत्र है उसकी तारीफ की है। हालांकि जिस तरह से G20 में जिनपिंग की जो उनको आना था उसको लेकर यहाँ तक कि मतलब पुतिन और उन दोनों का ही ये था कि क्यों नहीं आ रहे, इसको लेकर बड़े सवाल बने। लेकिन अभी चाइना ने भारत के इस घोषणा पत्र की तारीफ की है। कैसे देख रहे हैं इसको? अमर जी, पहली बात यह कि शी जिनपिंग नहीं आए तो मेरी वाइफ ने बड़ा क्लियरली कल ही बताया कि व्हाट इज़ द रीज़न। उन्होंने बोला वो मैरिड आदमी हैं और वीकेंड्स पे हम लोग काम नहीं करते। आपके मोदी जी सिंगल हैं तो उनके पास कोई काम है नहीं और वो सारा दिन 7 दिन लगे रहते हैं काम करने के लिए। तो वीकेंड पे उन्होंने G20 रख लिया। हमें काम करने की आदत नहीं है तो इसलिए वो आए नहीं। तो यू शुड हैव केप्ट इट ऑन द वीकडेज, नॉट ऑन वीकेंड्स। दैट इज द मेन रीजन। मंडे रखना चाहिए तो था। सॉरी, मंडे रखना चाहिए था। मंडे रखना चाहिए था। तो यू हैव टू कीप इट अकॉर्डिंग टू शी जिनपिंग स्केड्यूल, नॉट अकॉर्डिंग टू मोदी जी शेड्यूल। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप भी चाहते हैं कि वीकेंड्स खाली रहें तो मोदी जी की शादी करा दीजिए, तो उसके बाद थोड़ा सा सिलसिला ठीक हो जाएगा। यू हैव टू मेक हिम अ फैमिली मैन। नाउ एज फार एज G20 इज कंसर्न, देखिए मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता सकता हूँ कि कितनी जलन है इनको, कितनी खलबलाहट है यहाँ पर। देखिए दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट भारत। अभी पहले क्या हुआ कि आज इन्होंने तारीफ कर दी कि भाई आपका जो ये डेक्लेरेशन आपने साइन किया है उसकी तारीफ करी है। लेकिन 2 दिन पहले जब ये साइन हुआ था तब यहाँ पर जो मीडिया है उन्होंने बोला कौन सा तीर मार लिया, अगर आपने डेक्लेरेशन साइन करवा भी लिया है, ये एक खाली है डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी काम होना नहीं है। सो दिस इज हाउ दे प्रोजेक्टेड व्हेन इट वाज अ सक्सेस। बट नाउ टुडे अब इनकी मजबूरी बन गई है कि इस डेक्लेरेशन को तारीफ करना। रीजन क्या है? अगर इसको बोलते हैं कि ये बेकार का डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, दैट मीन्स आप 54 कंट्रीज जो अफ्रीका की हैं उन्हें बोल रहे हैं कि भाई आपकी इंक्लूजन इसके अंदर बेकार है, कुछ होने वाला नहीं है, जबकि ये रियलिटी है। दे आर नॉट जस्ट अ ऑनररी मेंबर ऑफ G20, दे आर नाउ अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। वो फर्क है इस चीज का। और अगला बाकी चाइना को दिखता है कि नेक्स्ट टारगेट इस यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी परमानेंट सीट फॉर अफ्रीकन यूनियन। भारत उसकी पैरवी करने वाला है एंड ये होकर रहेगा। जिस दिन उनको मिल जाएगी तो उस दिन हमें भी मिल जाएगी। तो यूनाइटेड चाइना को मालूम है कि नेक्स्ट टारगेट इज दिस एंड मोदी जी ये करवा कर ही रहेंगे। तो ये एक घबराहट है यहाँ पर। दूसरा एक और चीज है जो चाइना में बहुत सर्कुलेट हो रही है कि भारत जो है ये नेशनलिज्म को बढ़ाता जा रहा है एंड दैट इज बिकमिंग डेंजरस फॉर अस। मोदी जी ने, देखे आप माने ना माने, आप मोदी जी को लाइक करें या ना लाइक करें, लेकिन जो नेशनलिज्म है भारत के लिए, ये लोगों के अंदर कूट कूट के वापस आ गई है। जो पहले हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को भारतीय बोलते हुए भी ना शर्माते थे, यू नो, नो वी आर नॉट, और वी रिफ्रेन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अभी ऐसा नहीं है, हम गर्व से बोलते हैं कि आप भारतीय। और ये चीज मोदी जी के आने के बाद हुई है। अब देखिए 2008 में हम सबको मालूम है कि राहुल गांधी ने बेशर्मी से चाइनीज गवर्नमेंट के साथ आकर एक एग्रीमेंट साइन किया था और हमारे देश का सौदा कर दिया। चाइना को राहुल गांधी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना तो किसी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आपने हमारी इंडस्ट्री खराब कर दी सारी, व्हाट आर यू डूइंग। क्यों? हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं था। लेकिन जब जैसे डोकलाम हुआ, सारे भारत के अंदर लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। ये होती है नेशनलिज्म। तो चाइना को लगता है कि जो ये नेशनलिज्म जो उभर रही है, लोग अपने रूट्स को पहचान रहे हैं और जो आज एक जज्बा है कि भाई हमारा नाम भारत होना चाहिए। अब देखिए पूरा भारत वेट कर रहा है कि हमारा नाम इंडिया नहीं, हमें भारत चाहिए। अगर ये हो जाता है, जो विच इज लाइक पीपल आर थिंकिंग कि शायद मोदी जी अपने ये नाम चेंज की बात कर रहे हैं। चाइना ने ये भी बोल दिया कि ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट शोज चाइना अगर किसी बात के लिए रिएक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जलन है। मैंने बर्नौल भेजा था इनको, कम पड़ गया, और भेजिए आप मुझे। हम भिजवा देते, इधर से हमारे पास बहुत है।
भेजनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे कंटेनर्स भेजने पड़ेंगे, इससे ट्यूब से काम नहीं चलेगा, इनकी बहुत हालत खराब है। देखो, एक होता है इकोनॉमिकली, भारत इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, एवरीबडी कैन से, जब हम इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। सेकेंडली चाइना को भी दिखता है कि भाई वी आर मोर रेलिवेंट एज फार एज द फ्यूचर इज कंसर्न फॉर द वेस्ट, फॉर द मिडल ईस्ट, चाइना नहीं है। सेकेंडली चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना, लोगों ने जिन्होंने बेवकूफ़ी की कि इनको चाइनीज के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, वो सब मुंह के बल गिरे हैं। हमारे आसपास हमने पाकिस्तान देख लिया, श्रीलंका देख लिया, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, देयर आर 66 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो नीचे गिरी हुई हैं। सो अब ये एक ड्राइव है पूरे वर्ल्ड में कि अगर चाइना +1 करना है, हु इज दैट +1? भाई लोगों ने वियतनाम को ट्राई किया, वहां फेल हो गए, थाईलैंड को किया, फेल हो गए, अभी तो वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया, तो ओनली ऑल्टरनेट टू चाइना इज भारत, और चाइना को भी दिखता है। तो ये जो खलबली है अंदर, ये जायज है, जेन्युइन है, और ये डरे हुए हैं कि ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन भारत इज डेंजरस फॉर चाइना। और इसीलिए 2024 में पूरा जोर है इनका कि किस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, जब हमने पहले भी बात किया था कि मोदी जी को हराने के लिए कैसे एक परसेप्शंस बनाए जाएं। मोदी जी भी हैं कि हटते नहीं है, हर एक, अब तो पहले होता था कि साल में 2 साल में कोई एक काम होता था, अभी हर एक दूसरे दिन कोई ऐसी तीर मार देते हैं, ये जैकपॉट पे लगता है कि दूसरे को समझ नहीं आता कि अभी हम इसका रिएक्शन क्या दें, उसके बाद एक और तीर लग जाता है। तो इट्स लाइक अ कॉन्टिन्यूअस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, सुमित जी, एक बात और है कि जिस तरह से शी जिनपिंग नहीं आए और इसमें उसका हिस्सा नहीं बने G20 का, तो उससे कई सारे ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं और ऑल दैट। इनफैक्ट अगर हम बीआरआई की बात करें तो इटली काफी वक्त से बीआरआई से निकलने की बात कर रहा है, और अभी भी ये बात सामने आई है कि इटली नाखुश और सख्ती से उन्होंने ये बात कही है कि हमें से बाहर निकलना है बीआरआई से। तो अब हमने देखा है कि अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी और उधर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी चाइना अच्छे रिश्ते बनाने की बात कर रहा था, और अभी जो एक बड़ी डील साइन हुई है, एक बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है, तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना के कहीं ना कहीं मुंह पर एक तमाचा देखना चाहिए या नहीं? तमाचा वर्ड राइट है एक्चुअली। तमाचे तो दो, अभी मोदी जी ने एक ठान ली है कि हम्म। इनको छोड़ना नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जैसे जैसे हम इसकी एक एक करके, हम इसकी इंडस्ट्रीज को जो इंपोर्ट्स हैं भारत के अंदर हम रोकते जा रहे हैं, दैट मीन्स एवरी टाइम वी स्टॉप इट, इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक और लात मार देते हैं। ये बेचारे जो है पहले छोटे होते हैं, ये और छोटे होते जा रहे हैं। अभी क्या कि जैसे इटली ने बोल दिया कि हमने बीआरआई का मेंबर नहीं बनना, उसका रीजन है, कई लोगों को अकल बड़ी देर से आती है। वी आर द ओनली कंट्री आई थिंक सो जिन्होंने पहले झटके में बोल दिया था कि हम बीआरआई का पार्ट नहीं बनेंगे। बाकी सब ने उसके अंदर कूदने की कोशिश करी कि शायद ये एक गेम चेंजर होगा उनके लिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी करे, बट नथिंग केम आउट ऑफ इट। फायदा हुआ सिर्फ एक ही कंट्री को, वो था चाइना। देखिए चाइना को एक ही चीज आती है, वो है पैसा बनाना, कि दूसरे की जेब में से पैसा कैसे निकालना है और अपनी कंपनीज की जेबों कैसे भरना है। तो ये भी और पाकिस्तानियों में फर्क कोई नहीं है। पाकिस्तानी ये है कि जेब से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है उनको आता नहीं है, चाइनीज को अच्छी तरह से आता है। जो इटली ने अभी अनाउंस किया कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बीआरआई, ये बहुत बड़ा झटका है चाइना के लिए। देखिए एक तरफ तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, दे आर कमिंग आउट ऑफ द बीआरआई नाउ आफ्टर रियलाइजिंग कि हमारे फायदे की चीज नहीं है। दूसरी तरफ मोदी जी ने अपने आप को एक हब की तरह क्रिएट करके दे दिया। आसियान में गए, वहां पर उनको बोल दिया आपको हम मिडल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी योर हब। दैट मीन जो पहले हब था हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, मोदी जी बोल रहे हैं उनको छोड़ो, मेरे से बड़ा हब आपको मिल नहीं सकता, मेरे से बड़ी मार्केट आपको मिल नहीं सकती, यू टेक अस एज ए हब। देखो उनको भारत भेज दिया उनके लिए, और हमने अपने आप को बोल दिया वी आर गोइंग टू कनेक्ट दैट वर्ल्ड विद यू, यू क्रिएट दिस रूट। रेलवे लाइन कौन डाल रहा है? मिडल ईस्ट। पैसा कौन लगा रहा है? सऊदी अरेबिया एंड दुबई। उसके बाद इसराइल को हम कनेक्ट कर रहे हैं, पैसा कौन लगा रहा है? यूरोप एंड इसराइल। हमने क्या करना है उसमें? हमने सिर्फ माल भेजना है थ्रू शिप्स जो ऑलरेडी हमारे पास है। दैट मीन्स इस गुजराती भाई ने बिना एक कौड़ी, फूटी कौड़ी भी खर्च करके पूरे वर्ल्ड को भारत के थ्रू से कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स वी हैव नाउ बिकम द हार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ यू कैन से ट्रेड, और यू कैन से जो ये ट्रांसपोर्टेशन है और है।
एक पैसा नहीं लगेगा भारत का, दुनिया पैसा लगाएगी, फायदा हम उठाएंगे। इसको बोलते हैं गुजराती दिमाग। तो जो $1 ट्रिलियन या $2 ट्रिलियन चाइना ने लगाए बीआरआई के ऊपर, वो फेल होते दिखते हैं। और भारत ने बिना पैसे लगाए अपनी पकड़ हम्म। ट्रेड रूट्स के ऊपर बना ली है। पोर्ट्स हमने ऑलरेडी अदानी के थ्रू हमारे कब्जे में है, एयरपोर्ट्स हमारे वहां बन रहे हैं, सी रूट्स हमने लिंक कर दिए, रेलवे लाइन की जो है वो मुझे मालूम नहीं अभी किसको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो ट्रेन चलने वाली है उसमें वो चलेगी वंदे भारत। अच्छा सुमित जी, ये जो भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ, इस मौके पर दुनिया के जितने भी ताकतवर यहाँ पर लीडर्स इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जो कॉरिडोर का ऐलान किया है जिसमें भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस और जर्मनी, यूरोपियन यूनियन जैसे लोगों जो जितने भी ये पूरे मेंबर्स रहे, इन्होंने एशिया और यूरोप को जो जोड़ने का ये ऐलान किया है कॉरिडोर का। ये कहीं ना कहीं आप एक चाइना के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि चाइना बीआरआई अपना एस्टेब्लिश कर रहा था, इधर सब साथ में मिलकर आ गए और एक अलग से ही अपना नया प्लान सामने लेकर आए हैं। देखिए, आपने कभी देखा कि जैसे टी होता है ना, टी जंक्शन बोलते हैं हम लोग, को कोई हाईवे हम्म। बना रहा है, वो चाहता है कि मैं हम्म। इसको आगे तक ले जाऊं और कोई बीच में आके दीवार खड़ी कर दे। मोदी जी ने हम्म। टी जंक्शन बना दिया कि भाई जहां तक तुम्हारा बीआरआई था वहीं पर है, अब इसके बाद लाइन हमारी शुरू होगी। मोदी जी ने उनकी लाइन को काट कर अपनी लाइन खड़ी कर दी है। चाइना उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अभी मेरा एक शो हुआ था, उन्होंने मुझे पूछा कि अब चाइना के लिए क्या रास्ता है, कि मिडिल ईस्ट तो हमने पकड़ लिया, इनका बीआरआई वहां पे आएगा नहीं, तो व्हाट इज देयर, अब इनके पास चॉइस क्या है। मैंने कहा मोदी जी ने दो चॉइसेस छोड़ी हैं चाइना के पास, एक है मेडिटेरेनियन सी और दूसरा है अरेबियन सी। दोनों में से अब चाइना की चॉइस है, दोनों में किसमें उन्होंने खुदकुशी करनी है, और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। तो देखिए, इसको बोलते हैं कि आप कैसे, बिकॉज चाइना हैड पुट ऑल देयर एग्स इनटू दैट बीआरआई प्रोजेक्ट, कि भाई ये मेरे लिए गेम चेंजर होगा। हमने उस गेम में एंटर ना करके एक नई गेम शुरू कर दी और इनको गेम से ही बाहर निकाल दिया, जिसको बोलते हैं कि चेस बोर्ड से उठाकर बाहर फेंक दिया है। अब दोनों साइड पे हम बैठे हैं चेस बोर्ड पे, उधर का भी वाइट मूव्स भी हमारी हैं, ब्लैक भी हमारी हैं, और यही गेम होती है। चाइना ने ये काम शायद 15-20 साल पहले किया था, उन्होंने सबको बोर्ड में से बाहर निकाल दिया था। आज हम चाइना को बाहर निकाल रहे हैं। यही बिजनेस का दस्तूर भी है, ऐसा ही बिजनेस किया जाता है। इट इज अ ह्यूज सेटबैक, चाइना नोज इट। व्हाई? बिकॉज अब जैसे मोदी जी एक वर्ड यूज करते हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली, ट्रस्टेड पार्टनर। मोदी जी कोई और वर्ड यूज नहीं करते। यस, वी आर कॉस्टलियर देन चाइना एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न और अदर थिंग्स आर कंसर्न। हो सकता है हमारी क्वालिटी उतने स्टैंडर्ड पे अभी ना हो जैसे चाइना में इकोसिस्टम बना हुआ है, बट इज चाइना योर ट्रस्टेड पार्टनर? जैसे ही ये ट्रस्टेड वर्ड आता है, सारा वर्ल्ड पीछे हट जाता है। तो मोदी जी नोज कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, प्ले विद और द उसके बाद वर्ड्स। फिर he uses the right। हम हमेशा देखते हैं बिजनेस में, हमने देखा है कि you have to be in the right place at the right time, right? But हम्म। in diplomacy it has to be the right word, the right persons, right हम्म। place and the right time। और मोदी जी ये चारों चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, and he knows when to put the nail and when to hit it, putting the other person in the coffin। China is right now in the coffin, he's putting nails all around them। इनको पता नहीं है कि कब निकलेंगे, और ये भी पता नहीं लगेगा इनको कि इनको कब दफना भी दिया, एंड मोदी आगे निकल जाएंगे। अभी जो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना अभी एक आइसोलेशन की तरफ जाता नजर आ रहा है। क्या रास्ता चाइना के लिए नजर आ रहा है, कि क्या एक नया कोई ग्रुप चाइना अपना बनाएगा? क्योंकि जो उन्होंने चाइना ने बनाया था वो तो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। चाइना के जो इनिशिएटिव्स थे वो भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या आगे सामने है चाइना के? एम्बर जी, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, देयर ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। मनी, हम्म। पहले इन्होंने क्या किया, जितने भी रिलेशंस बनाए इन्होंने मनी के बेसिस पे बनाए, पैसे फेंके लोगों के ऊपर, एंड देन दे हम्म। बॉट दोस कंट्रीज। अभी इनके पास वो ताकत भी नहीं है इकोनॉमिकली, दे आर डाउन, कि जहां पर ये किसी और कंट्रीज को खरीद सकते हैं। दोस्त इनका कोई भी नहीं है। एक पाकिस्तान था, आपको मालूम है पाकिस्तान की क्या हालत है। उनको तो हमने G20 में इसलिए नहीं बुलाया कि भाई हमारे यहाँ पे चांदी से चम्मच और प्लेटें थे, पता लगे वही उठा के ले गए। और फिर पता लगे वहां पे गांधी जी की समाधि पे सारे G20 के मेंबर्स गए थे,
वहां पर सारे अंदर गए हुए थे, जूते बाहर पड़े थे, पता लगे उसका प्रधानमंत्री जूते उठा के ले गया। तो इस चक्कर में हमने उनको बुलाया नहीं है। तो इनका जो मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर पाकिस्तान है, उसकी हालत आप देख चुके हो। फॉर चाइना द ओनली वे आउट इज दे हैव टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल, और दोस्ती इनको करनी आती नहीं है। इनके लिए ओनली थिंग इज चाइना एंड चाइना एंड चाइना ओनली। जैसे वर्ल्ड बोलता है चाइना प्लस वन, भी चाइना भी रहे और साथ में एक और पार्टनर हमें चाहिए जहां पर हम अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट कर सकते हैं, एंड सो दैट द डिपेंडेंसी ऑन वन कंट्री इज नॉट देयर। चाइना इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि इनके डीएनए के अंदर चाइना के अलावा कोई और भी आगे आए ये देख नहीं सकते। तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो है दोस्ती। ये दोस्ती कर नहीं सकते, और अगर करते भी है तो निभा नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी होता है कि मैं उसमें से कैसे फायदा उठा लूं और ये मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हम्म। मेंटेलिटी है, जब तक ये चेंज नहीं होगी चाइना की, तब तक इनके लिए रास्ता नहीं है। दे आर ट्राइंग कि इनकी दोस्ती बन जाए। इन्होंने जैसे फ्रांस वाले को, मैक्रोन को बुलाया यहाँ पर, बहुत दोस्ती की बातें करी, उसने भी बड़ी पॉजिटिव बातें चाइना के लिए बोल दी। लेकिन वापस जाकर वही हुआ कि बाकी सबने बोला तू पागल हो गया क्या, चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, एंड यू आर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यू कैन नॉट स्पीक फॉर यूरोप अलोन। तो उसको अपने स्टेटमेंट्स को वापस लेना पड़ा। तो ये जो ट्रस्टेड वर्ड है वो ना होने के कारण, और इनके डीएनए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि भाई हम ही हम और कोई भी नहीं, वो काम होता नहीं है। इसलिए जब भारत ने बात करी वासुदेव कुटुंब की, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन चाइना ने बोला। पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोला, ऑब्जेक्ट नहीं किया, सिर्फ चाइना ने। हाउ कैन यू से द वर्ल्ड इज वन फैमिली? व्हाई? बिकॉज चाइना फील्स द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी, नॉट दैट होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू एवरीबडी। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये जब तक ठीक नहीं होगा, चाइना के लिए कोई ऑप्शन नहीं है अभी। तो आपको लगता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है तो फिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? क्योंकि चाइना के अंदर जो एक सोच है, जो इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक जो नेचर है कंट्री का, वो यही है कि हमें पूरी दुनिया पे राज करना है, और पूरी दुनिया, एज आपने पहले भी बोला है कि नाम जहाँ पर आता है वो उसको अपना मान लेते हैं, अगर उनका नाम भी कहीं पे आ गया तो ऐसे में किस तरह से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि चाइना जिस तरह की पॉलिसी अपनाता आया है इतने वक्त से, कोई भी चाइना पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो भरोसा, जैसे कि आपने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, वो हमेशा ट्रस्टेड पार्टनर की बात करते हैं, तो ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है। और आपने अभी भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा उनके पास कोई भी नहीं है। अब पाकिस्तान तो एक वैसे भी लाइबिलिटी के रूप में ही है, तो ऐसे में क्या ही दोस्त माना जाए? तो क्या देखिए, रास्ता और किस तरह से सुधार चाइना में आ सकता है? चाइना में सुधार बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको एक एक मेंटेलिटी बताता हूँ। 20-25 साल पहले, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, कि इन्होंने जैसे हुँ, सपोजिंग एक रूल बना दिया कोई किसी भी चीज का, वो चेंज नहीं होता, और चेंज होगा हुँ, ऊपर से। अब ऊपर किसी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो चेंज होगा। जैसे सपोजिंग एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप पूरे कंट्री में कहीं भी जैसे स्टेयर्स हैं, वहां पर इन्होंने चाइनीज में लिखा होता है, और नीचे इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन करी होती है कि भाई डोंट स्लिप। अब इंग्लिश में लिखा होता है स्लिप केयरफुली। किसी ने ट्रांसलेशन गलती कर दिया, तो पूरे कंट्री के अंदर एक ही केयरफुली स्टिकर है, स्लिप केयरफुली। अभी क्या बात देखिए, अब करते हो आप? आई एम टेलिंग यू ये द सच होल में ऐसा है? कंट्री, I'm not joking. स्लीप I'll share with you that photo, in which it says स्लीप the whole केयरफुली whole country, the stairs will have the same एंड डाई yellow color स्लोली, sticker स्लीप केयरफुली एंड डाई स्लोली। and die slowly, और उसमें लिखा होता है स्लिप स्लोली, स्लिप केयरफुली। दूसरा मैं और एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे सपोजिंग पब्लिक टॉयलेट्स हैं, आप किसी भी जैसे होटल में भी जाते हैं, वहां पे लिखा होता है प्लीज फ्लश आफ्टर यू फिनिश योर बिजनेस, राइट? दिस इज रिटन देयर। अब ये स्लोगन 20 साल पहले होता था। अभी आजकल ऑटोमेटिक टॉयलेट्स हैं, लेकिन वो स्टिकर अभी भी लगा हुआ है। अब मैं कई बार जाता हूँ, यार ये फ्लश का सिस्टम तो है नहीं यहाँ पर। लिखा हुआ है फ्लश, बाकी क्योंकि 20-25 साल पहले उन्होंने रूल बना दिया। द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, बट दे हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम दैट कॉपी बुक, जो एक बार किसी ने ऊपर रूल्स बना दिए। तो दे आर अ रूल बेस्ड सिस्टम, तो दे डोंट चेंज दैट क्विकली। अब ये स्टिकर चेंज करना है, अब ये किसी को प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि भाई ये स्टिकर पूरे कंट्री में गलत है, इसको चेंज किया जाए। तो हु इज गॉट द गट्स टू गो टू शी जिनपिंग टेल हिम कि ये स्लिप केयरफुली लिखा हुआ है, इसको चेंज करो। चाइना की ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि इट इज सो सेंट्रलाइज्ड, इट इज हार्ड टू चेंज। तो इसलिए जब आप बोलते हैं कि भाई यहाँ पर सुधार कैसे होगा, बहुत मुश्किल है।
जब तक कि ऊपर का आदमी अपनी मेंटेलिटी को चेंज ना करे, डेलीगेट ना करे, नीचे जो प्रोविंसेस या स्टेट्स हैं वहां पर पावर्स नहीं आती हैं, तब तक ये चेंज नहीं आएगा। और जो ये इनकी जो नेशनलिज्म है, देखो मैं कहता हूँ कि चाइनीज दे आर वेरी नेशनलिस्ट, इनको अपने कंट्री के साथ प्यार है, दे वांट टू राइज, दे वांट टू बिकम नंबर वन आल्सो। भारत के अंदर भी है आज की डेट में। नेशनलिज्म बुरी चीज नहीं है, एवरीबडी हैज टू हैव दैट राइट अच्छी फॉर देयर बात ओन है, सबको कंट्री। होना चाहिए। सबको होना चाहिए, अपने देश के साथ प्यार होना चाहिए, चाइनीज को भी है। लेकिन जो जब ये नेशनलिज्म एक पागलपन के लेवल तक पहुंचे, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं, वो भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत भी बनेगा पाकिस्तान, ये एक जुनून है पागलपन का, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तान बनेगा भारत, क्यों, हमें जाहिलों की थोड़ा क्योंकि जरूरत है। तो पाकिस्तान तो भारत ही था और ओरिजिनली है भी। हाँ, और हमें चाहिए भी नहीं भाई, आपने अपना कंट्री ले लिया, आप वहां पे मरो करो जो मर्जी करो, गधों पे जाओ जो मर्जी करो, लेकिन हमें तंग ना करो, हमारा एक ही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे अंदर भी नेशनलिज्म है, लेकिन वो जुनून पागलपन नहीं है। चाइना के अंदर वो पागलपन है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ेगा, दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट। और दिस इज द रीजन व्हाई देयर डाउनफॉल इज is written, unless somebody comes who changes the mentality, which according to me is very, very difficult at the moment. Xi Jinping, he's a very nationalist person, but having that junoon also कि मुझे चाइना को नंबर वन बनाना है, मुझे अमेरिका को डाउन करना है। अब देखिए, उसको करने के लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला कि भाई इन्होंने यहाँ पर अपने प्राइसेस को 5 गुना 10 गुना बढ़ा दिया, ताकि इनकी जो जीडीपी नंबर है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी चीजें, जैसे सपोजिंग को 50 लाख का घर है, वो 5 करोड़ का बन जाएगा, तो योर वैल्यू इंक्रीजेज, योर जीडीपी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ दैट। तो इन्होंने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, अमेरिका को पीछे करने के चक्कर में प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। बट क्या सैलरीज 10 गुना बढ़ी? नहीं बढ़ी। इसलिए कंट्री डाउन है आज, दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग इन देयर कंट्री। सो दिस इज द प्रॉब्लम वेयर नेशनलिज्म व्हेन गोज बियॉन्ड कंट्रोल, इट कैन नॉट बी ब्रॉट इट बैक। अभी कंट्री को ये सुधारने के लिए क्या करेंगे? दे आर मेकिंग पॉलिसीज अगेन इन द सेम लाइंस जो पहले है, जिसको बोलते हैं स्लिप केयरफुली। स्लिप केयरफुली। अच्छा, एक और G20 में जो एक मेजर अचीवमेंट रहा, अफ्रीकन यूनियन अब G20 का मेंबर बन गया, सदस्य बन गया, और अब G20 ने अब G21 भी हो गया। तो ये भारत के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है, और क्योंकि भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर की तरह ग्लोबली देखा जा रहा था, और वो सारी चीजें अब भारत पूरी करता हुआ भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो अफ्रीकन लीडर्स हैं वो इस पे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी जीत आप देख रहे हैं, और चाइना इस चीज से कितना उसको ये चैलेंजिंग लग रहा है? Amber ji, I'll answer this question in two forms. One is short term, one is long term. जैसे शॉर्ट टर्म में आप देखिए G20 हो रहा था, हमें मालूम था कि जो हम एक रेफरेंडम लेके आ रहे हैं, या जो ये दिल्ली जो डॉक्यूमेंट आएगा, नोबडी इज गोइंग टू साइन, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना ऑलरेडी हैड प्लान कि हमने इसको साइन होने नहीं देना, सो दैट G20 फेल्स इन भारत। तो मोदी जी को मालूम था, देखिए मोदी जी भी 2 स्टेप्स आगे चलते हैं, इन्हें मालूम होता है कि मेरा दुश्मन आगे कौन सी चाल चलने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे ही G20 की ये मीटिंग शुरू हुई, भारत ने वहां पर प्रपोज किया, वी शुड गिव अ परमानेंट सीट टू अफ्रीकन यूनियन। अब ये ऐसा एक दाव है, क्यों? बिकॉज चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर है। अगर चाइना इसको अपोज करता है, दैट मीन्स 54-55 कंट्रीज आपके अगेंस्ट हो जाएंगी, आपकी वहां पे 80-90 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मर जाएंगी, एंड दे आर गोइंग टू गो अगेंस्ट यू। नोबडी वांट्स कि आपके पास 55 वोट्स इन द यूनाइटेड नेशंस भी आपके अगेंस्ट हो जाएं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो मोदी जी ने एक ऐसा पैंतरा खेला वहां पर कि अफ्रीकन यूनियन को खुश भी कर दिया, और इधर इन सबकी बोलती भी बंद कर दी। ये डॉक्यूमेंट साइन ऐसे नहीं हुआ है, बिकॉज उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, अफ्रीकन यूनियन इज गोइंग टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। इसको देखकर नोबडी स्पोक अगेंस्ट इट, दिस वाज वन थिंग। ये ठीक है, ये एक मुद्दा है, लेकिन और बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, जिसके कारण ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ। दूसरा है ग्लोबल साउथ। आपने बोला कि हमारी जो पकड़ है ग्लोबल साउथ के ऊपर, वो और मजबूत हो जाएगी। यही तो पर्पस है भी। अगर यूनाइटेड नेशंस आज वीक होता जा रहा है बिकॉज इट इज टूथलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वीटो पावर्स आपने दे दी 5 कंट्रीज को, जो कि हु आर बायस्ड। अगर हम कोई उग्रवाद की बात करते हैं तो चाइना बोलता है कि नहीं, बिकॉज ये मेरा प्रिय मित्र पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उनके वहाँ पे सीईओज हैं, तो इन सीईओज को हम डिक्लेयर नहीं होने देंगे एज टेररिस्ट।
तो जब जब ऐसी आपके पास एक अनबायस्ड आप वीटो पावर लेके बैठ जाएंगे, तो उसकी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे ही ग्लोबल साउथ, अब आप सोच के देखिए, जैसे अब अफ्रीकन यूनियन है, दे आर नाउ टोटली ऑन अस। ऐसे ही लैटिन अमेरिका को दिखता है कि अगर अफ्रीका को एक यूनियन का मेंबर, पूरे यूनियन को मेंबर बना दिया G20 का, कल को मैं भी बन सकता हूँ। तो लैटिन अमेरिका वाले भी अब भारत की तरफ देखेंगे। इधर हम बात करते हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसको भी हम परमानेंट सीट की बात करते हैं कि इनकी भी एक रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशंस में होनी चाहिए। दे ऑल्सो विल स्टार्ट लुकिंग एट भारत। ऑलरेडी पैरों को तो हाथ उन्होंने पहले से ही लगाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है अभी जब नवरात्रों के व्रत आएंगे, वो भी उन्होंने रखने शुरू कर देना, सबने। नंगे पैर हमने ऑलरेडी उनको चला दिया था। तो जब G20 के मेंबर्स जूते उतार कर नंगे पैर चल रहे, जो कि उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, अगली बार देखेंगे वो घंटियां बजाते हुए दिखेंगे और नवरात्र के व्रत भी मोदी जी के साथ रखने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सी। सो ग्लोबल साउथ का जो लीडर है, आई कैन सी वी डू नॉट हैव टू गेट अ confirmation from everybody. We already have become unopposed that Bharat is the leader of G20 or global south. And global south means out of 200 countries in the world, 120 countries are with us. So you can see how big a change one man, one Hindu of this country has brought in this world, and I'm proud of that. बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ी बात है सभी भारतीयों के लिए और पूरे देश के लिए कि G20 एक बहुत बड़ा आयोजन रहा। और जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स G20 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रही है, अपने आप में बड़ी बात है। और भारत ने काफी कुछ अचीव किया है ओवर द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट अ डिकेड। तो अपने आप में ये सारा कुछ रहा है। लेकिन जिस तरह से हम अगर विपक्ष की बात करें देश के अंदर या फिर अड़ोसी पड़ोसियों की बात करें, तो वो काफी नाखुश नजर आते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा टीवी डिबेट्स में बोलती हूँ कि विपक्ष हमारे देश का नाराज फूफा हो गया, तो पड़ोसी भी नाराज हैं और हमारे विपक्षी भी नाराज हैं। जब घर में शादी होती है तो फूफा नाराज ना हो तो शादी का मजा नहीं आता। अंबर जी, मैं बेशक बोलता हूँ, मैंने अपने जितने भी वीलॉग्स है, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग शी जिनपिंग एज फूफा जी। वो फूफा जी नहीं होते, वो फूफा जी हैं ये। जो जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, वो खुश हो नहीं सकते। और शी जिनपिंग को आदत है, इसकी आदत है कि भी मेरे बिना कोई मीटिंग हो नहीं सकती। अभी आपको याद होगा कि जैसे ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो वहां पे भी इन्होंने बोल दिया था मैं नहीं आऊंगा। तो फिर साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है, उनको बार बार फोन करना पड़ा कि नहीं नहीं फूफा जी आप आइए, आपके बिना तो मिलनी नहीं हो सकती। तो फिर फूफा जी एंड में बोलते हैं ठीक है, मेरा मन तो करता नहीं है, आप मेरी इज्जत करते नहीं हो। फूफा जी तब तक हाथ पैर नहीं जुड़वा ले, नाक नहीं रगड़वा ले, सबसे तब तक हाँ, आते ही नहीं। तो आते नहीं है। तो साउथ अफ्रीका वालों ने बड़े हाथ पैर जोड़े। तो फिर फूफा जी एंड में बोलते हैं ठीक है, नाराजगी में आप बोल रहे, इतना प्यार से बुला रहे, इसलिए तो आ मैं रहा आ वरना मैं जाता हूँ। आता नहीं। आता नहीं। तो इनको था कि अब मोदी जी हैं यहाँ पर, बार बार इनको फोन करेंगे और 21 तोपों की सलामी देंगे तो मैं आऊंगा। मोदी जी हैं, ये तो किसी के चापलूसी करने वाले हैं नहीं। और इन्होंने फूफा जी को बुलाया नहीं, तो फूफा जी आए नहीं। इन्होंने बोल दिया भी तुम्हें 21 तोपों की सलामी चाहिए, वो हम दोकला में तुम्हें दे देंगे। वेरी वेल सर। धन्यवाद सुमित जी, चर्चा में आप जुड़े एक बार फिर से और हमेशा की तरह बहुत अच्छा आपके साथ वक्त बीता चर्चा करते हुए। पता नहीं चला, आधे घंटा ऑलमोस्ट बीत गया है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय थैंक हिंद। यू। जय हिंद।